आगे बढ़ते हैं और मेष लगन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज चंद्रदेव की बातें करते हैं। जय माता की मित्रों। मेष लगन में अगर चंद्रमा आपके तीसरे स्थान यानी सहज स्थान में अगर विराजमान हो तो कैसे फल हम लोगों को प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि फलित पाठों का हमने एक नियम बनाया है, वो भी आप लोगों की सुविधा के लिए कि आप उसको नोट कर सको या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सको। मेष लगन में तीसरा स्थान मतलब मिथुन राशि। मिथुन राशि के अंतर्गत मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। फिर आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। और पुनर्वसु नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। शुरू में जब पाठ चालू किए थे उस समय भी आपको बताया था, और उसके पहले भी नक्षत्रों के विषय में भी बहुत कुछ आपको बताया हुआ है, तो आप पुराने पाठों का अध्ययन कर लीजिए। क्योंकि किसी एक पाठ को अध्ययन करके अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर पहले के पाठों में हमारा दिया हुआ है तो वो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता है, बताना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पूरा आंसर सब कुछ दिया हुआ है। और उसका बताने का या बार बार ये सब पाठों में ये सब चीज़ बोलने का कारण इतना ही है कि आपको तुरंत पता चल सके कि मेष राशि में या वृष राशि में या मिथुन राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो कौन से नक्षत्र में हो सकता है। हालांकि आजकल के समय में ऐप के द्वारा हम लोग कुंडली डाउनलोड करते हैं तो उसमें सब ग्रहों का प्लेसमेंट के हिसाब से नक्षत्र भी आ जाता है, वो एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ज्योतिष सीख रहे हैं, क्योंकि ये पाठ ज्योतिष सीखने के पर्पज से ही है, जो भी नए ज्योतिष के साथ जुड़े हैं या सीखना चाहते हैं इसको, और चैनल चलाने का मतलब भी यही है कि ये हम लोगों का जो ज्ञान है वो अगर हम लोगों को कोई सुविधा मिल रही है आज सोशल मीडिया के द्वारा, पुस्तकें मिल रही है, पुस्तकों में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है और हमारे साथ भी शुरू में ऐसा हुआ है कि पुस्तकों में लिखा हुआ समझाने के लिए भी कोई चाहिए। और आज सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब के द्वारा हो, फेसबुक के द्वारा हो, सब आदमी वो पुस्तकों की बातें बता रहे हैं। उसको समझने में, वो सब सुनने के बाद में आसानी होती है। लेकिन बहुत जगह क्या हो रहा है, कुछ अलग भी बताया जा रहा है। अब वो उनके ज्ञान और विवेक के ऊपर निर्भर है। हालांकि अभ्यास कुंडली में बहुत कुछ अलग भी फल होता है, लेकिन वो बातें भी पुस्तकों में लिखी हुई है। अब आप उसको समझते किस तरह से है, हर आदमी का अपना अपना विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। अब मृगशिरा नक्षत्र अगर मिथुन राशि का तीसरा और चौथा चरण में है तो आप ये मान के चलिए कि आपका 0 अंश से लेके अगर 6.40 डिग्री तक आपका चंद्रमा मिथुन राशि पे है तो वो मृगशिरा नक्षत्र में आएगा। कारण कोई भी नक्षत्र का एक चरण 3.20 डिग्री का होता है और उसी के हिसाब से नवमांश कुंडली भी बनती है। तो उसी अनुरूप उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि कोई भी ग्रह कितने अंशों पे है और उस राशि में, जिस राशि में वो बैठा है उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। तो बताने का कारण यही है कि आपको वो दिमाग में वो सेट हो जाए कि इस राशि पे ये ग्रह है तो उसके ये नक्षत्र में हो सकते हैं। अब नवमांश की बात करते हैं। चंद्रमा अगर मिथुन राशि पे 3.20 डिग्री तक हो तो तुला के नवमांश में आएंगे, इसको देव नवमांश बोला जाता है। 6.40 डिग्री तक हो तो वृश्चिक के नवमांश में आएंगे, उसको मनुष्य नवमांश। और फिर 10 डिग्री तक अगर है तो धनु नवमांश में रहेंगे और उसको राक्षस नवमांश बोला जाता है। उसके बाद में 13.20 डिग्री तक अगर है तो मकर नवमांश में आएंगे और उसको देव नवमांश, फिर देव नवमांश, नर नवमांश और राक्षस नवमांश, इसी रिपीट में ये घूमते रहते। 9 नवमांश तक 3-3 नवमांशों को अलग अलग स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है और 16.40 डिग्री तक कुंभ नवमांश में रहेंगे, वो मनुष्य नवमांश। और 20 डिग्री तक मीन नवमांश में रहेंगे, वो राक्षस नवमांश आ जाएगा। फिर 23.20 डिग्री तक मेष नवमांश में रहेंगे, वो देव नवमांश रहेगा। और 26.40 डिग्री तक वृष नवमांश में रहेंगे, वो मनुष्य नवमांश में रहेगा। 26.40 डिग्री तक के बाद में 30 डिग्री तक अगर चंद्रमा मिथुन राशि पे है आपके तीसरे स्थान में तो वो मिथुन नवमांश में रहेंगे।
और वो राक्षस नवमांस है। अब इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि अगर 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक तो आपका मिथुन राशि पे अगर कोई भी ग्रह रहता है तो अंश बल के हिसाब से उसको मृतावस्था बोला जाता है। मतलब ऐसा ग्रह कोई भी फल देने के लिए बली नहीं होता है। और यहाँ पे जब इसी बात को ओवर करने का बात होता है, इसके ऊपर रीराइट करने का बात होता है, तब आता है कि आपका वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छा फल देता है। कारण 26.40 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक मिथुन राशि में बैठा हुआ ग्रह मिथुन राशि के नवमांश में ही रहता है। तीसरा स्थान कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरे स्थान में अगर क्रूर ग्रह हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे चंद्रमा वर्गोत्तम हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, राक्षस नवमांश में चला गया। तो इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि चंद्रमा यहाँ पे आपको बहुत अच्छा फल देगा। कारण राक्षस नवमांश में चला गया, मतलब तमोगुणी हो गया, मतलब बहुत ही बलपूर्वक अपने फल देगा। यहाँ पे आपको पराक्रमी बनाएगा, धनी बनाएगा, घर परिवार सबका सुख देगा। एक घर से ज़्यादा घर हो सकते हैं, बस इतना सा एक तकलीफ हो सकता है कि अपनी राशि और अपने कारक भाव से द्वादश होने की वजह से आपको घर या जहाँ पे आपका जन्म हुआ है उससे थोड़ा दूर ले जा सकता है। माता से कुछ अनबन हो सकती है, लेकिन माता के प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, ना आपके अंदर आएगी ना माता में आएगी। कुछ विचारों की वजह से या कुछ भाई बहनों का, मतलब बहनों का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर या आपके परिवार में, क्योंकि चंद्रमा को स्त्री ग्रह भी बोला जाता है। और सहज स्थान में जब वो प्लेस होता है या विराजमान होता है तो उसकी बहनें उसके साथ कुछ ज़्यादा अटैच रहती और बहनों का मानता भी ज़्यादा है। तो वैसा भी कुछ हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। बाकी पूरी जन्म कुंडली अध्ययन करने से ही पता चलेगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, अंश बल का बात करते हैं। मिथुन राशि में प्रथम 6 अंश तक कोई भी ग्रह होने से बाल्य अवस्था बोला जाता है। उसके बाद में 12 अंश तक कोई ग्रह होने से कुमारावस्था, 18 अंश तक कोई ग्रह होने से युवा अवस्था और 24 अंश तक कोई ग्रह होने से वृद्धावस्था और 30 अंश तक मृतावस्था। अब इन अंश बलों के हिसाब से जो पुस्तकों में मिलता है हम लोगों को, उसके हिसाब से युवा अवस्था में जो भी ग्रह होता है वो पूर्ण फल देने में समर्थ होता है। मतलब वो पूरा जवान होता है, आप ये समझ लो अपना नॉर्मल भाषा में। और जवान आदमी सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उसके अंदर बुद्धि भी होती है, उसके अंदर बल भी होता है, उसके अंदर विवेक भी होता है, फिजिकली भी फिट रहता है। तो वो अपना संपूर्ण कर्म करने के लिए वो अप्लीकेबल होता है। लेकिन क्या ऐसा ही होता है? प्रिडिक्शन में जब आप बैठेंगे या जब आप अभ्यास में जाएंगे तो आपको इसमें बहुत कुछ अलग पता चलेगा। क्योंकि आपका लग्न का नवमांश कौन से नवमांश में है, लग्न में कितने अंश है, भावचलित कुंडली के हिसाब से कैसे आ रहे हैं ग्रह, और नवमांश के हिसाब से कहाँ कहाँ प्लेस है। हालांकि नवमांश हमने आपको बता दिया कि अगर चंद्रमा इतने अंश पे होने से उस नवमांश में जाएगी, लेकिन वो नवमांश आपका नवमांश कुंडली में कौन से स्थान में आएगा, ये लग्न के नवमांश निर्धारित करेंगे कि लग्न कितना अंशों का है। उसके हिसाब से उसका लग्न नवमांश अलग बनेगा, उसके हिसाब से आपके ग्रह उस प्लेस में जाके विराजमान होंगे, तो उसका एक अलग महत्व है। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं फलित में चंद्रमा अगर तीसरे स्थान में हो तो उसका कैसा फल प्राप्त हो सकता है, जिसका 30 डिग्री के आसपास हमने आपको थोड़ा बताया भी है। ये सब बताने का कारण यही है कि एक ही पाठ में आपको इतना कुछ मिले जिसको आप नोट भी कर सको, जिसको आप अपने दिमाग में भी सेट कर सको। और हमारे पाठों का समापन जब तक हो, खासकर फलित पाठों का, जो मेष लगन से चालू करके हम लोग मीन लगन तक की यात्रा करेंगे, इसमें वो आपको ज़बानी याद हो जाए। कुछ बातें जो किताबों के हिसाब से भी है, जो पुस्तकों में हम लोगों को लिख के मिला है उसके हिसाब से भी है, और उसी हिसाब से आपको नोट करने के लिए हम बोल रहे हैं। हालांकि अभ्यास के हिसाब से जो हम बताएंगे वो ज़बानी बताएंगे, उसको आप किस तरह से लेते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन बहुत कुछ उसमें भी आपको 80% जो पुस्तकों से प्राप्त होता है हम लोगों को वैसा ही मिलता है। क्योंकि पुस्तकों में एक योग बता दिया गया आपको, या एक ग्रह का फल बता दिया गया है कि ऐसा फल मिलेगा, लेकिन उसको समझने के लिए वो विवेक भी हम लोगों के अंदर होना चाहिए कि वो फल मिलेगा क्यों, उसका कारण क्या है, किस तरह से मिलेगा, हम लोग किस तरह से समझे उस चीज़ को। मेष लगन और कालपुरुष की कुंडली
इसको समान ही समझे आप, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। ये चेंज होगा आपको वृष लगन या दूसरे लगन में जाके, लेकिन मेष लगन में कालपुरुष की कुंडली भी सेम रहती है और मेष लगन भी है। तो उसी के अनुसार सब ग्रहों का अपना एक कारक भाव भी फिक्स रहता है। जैसे चंद्रमा का कारक भाव चतुर्थ है, जब आप वृष लगन की कुंडली बनाएंगे वहां भी उसका कारक भाव चतुर्थ ही रहेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये कारक भाव भी है इसका चतुर्थ और ये राशि भाव भी है इसका। तो चतुर्थ स्थान का फल चंद्रमा जहां भी प्लेस होगा उसको देने की पहले कोशिश करेगा। देगा कैसे? अपने कारक स्वभाव की तरह देगा। कैसा है वो? चंद्रमा एक शीतल ग्रह है, चंद्रमा एक ठंडा ग्रह है, चंद्रमा विवेकी है, चंद्रमा धार्मिक है, चंद्रमा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है, चंद्रमा खून से ज़्यादा मतलब चेहरे पे एक विशेष आकर्षण टपकता है और कुछ सफ़ेदी लिए हुए होता है। खून की मात्रा उसके अंदर थोड़ी कम मिल सकती है आपको, लेकिन वाइटनेस थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। थोड़ा हिप्नोटाइज टाइप की उसकी आंखें हो सकती है, जो देखते जाने से मतलब आपको कुछ अलग ही सम्मोहन टाइप का आपको उसको नज़र आए कि आप उसको बार बार देखते रहे। ऐसा कुछ चंद्रमा का स्वभाव जब हम लोग देखते हैं कुंडली में, और तीसरे स्थान पे जब वो जाके बैठता है तो कभी तो वो पराक्रमी होगा और कभी वो मीठे वचनों से आपको वशीभूत करने का कोशिश करेगा। क्यों? द्विस्वभाव राशि है, मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि है। आपको बुध का प्रभाव देखना है कि बुध कहाँ प्लेस है, वो भी जरूरी है। और तीसरे स्थान का कारक खुद मंगल है, तो उसका प्लेसमेंट भी आपको देखना जरूरी है। लेकिन चंद्रमा का यहाँ पे फल पराक्रमी भी होगा, भाई बहनों से संपन्न भी होगा, माता पिता से संपन्न भी होगा, सुख साधनों से संपन्न भी होगा और सब कुछ प्राप्त करेगा। लेकिन पराक्रम के साथ साथ मीठा बोलने की कला, अपनी वाणी के द्वारा, अपने मीठे बोलने के द्वारा या अपने व्यक्तित्व के द्वारा अपने दुश्मनों को भी वशीभूत करने की क्षमता तीसरे स्थान में चंद्रमा विराजमान होने से प्राप्त होती है। लेकिन क्योंकि अपने स्थान से बाहर हुआ है तो घर परिवार से दूर जीवन यापन करने के लिए, बिजनेस करने के लिए या सर्विस करने के लिए आपको भेज सकती है। लेकिन यहाँ से बैठ के जब ये नवम स्थान को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे धार्मिक बनाएंगे, आस्थावान बनाएंगे, अपने पिता का भाग्य बढ़ाने में आपके जन्म के बाद में आपके पिता की बहुत अच्छी प्रोग्रेस करवाएंगे। क्योंकि गुरु और चंद्रमा का कुछ विशेष योग होता है जो आप सबको बताया है, गजकेसरी योग बोल दो चाहे आप। तो गुरु की राशि को जब पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा देखता है तो वहाँ पे बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। शर्त केवल इतनी रहती है कि चंद्रमा दूषित नहीं हो, चंद्रमा योग कारक हो, चंद्रमा क्रूर ग्रहों के मध्य या उसके साथ नहीं हो, कहीं से भी राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। तो ये सब योग जब हम लोग कुंडली को देखें उस समय में हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कौन से शुभ ग्रह कहाँ पे जाके गलत होते हैं, कौन से अशुभ ग्रह कहाँ पे जाके अच्छे होते हैं और किसके साथ दृष्टि संबंध होने से अच्छा फल मिलेगा। हालांकि भावों का पाठ समाप्त होने के पहले हम कोशिश करते हैं कि आपको मैत्री और पंचता मैत्री का भी पाठ हम प्रोवाइड करवाएंगे। उसके द्वारा भी आप पता कर सकते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि क्रूर ग्रह भी यहाँ पे अच्छा फल आपको दे सकते हैं। कि चंद्रमा अगर मंगल के साथ तीसरे स्थान में विराजमान हो जाए मेष लगन में तो बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन क्योंकि अभी अलग अलग एक एक ही ग्रह की बात कर रहे हैं तो हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे यहाँ पे। तो चंद्रमा तीसरे स्थान में फल हमने आपको बताए, उसको समझने के लिए आपको अपने विवेक के ऊपर बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, अपना अभ्यास निरंतर करते रहना पड़ेगा अलग अलग कुंडलियों में, तब जाके बहुत कुछ पता चलेगा। इसमें अष्टक वर्ग भी बहुत सहायता करता है, गोचर देखने के लिए सहायता करता है। लेकिन ये कोई भी जो विद्या बताई जाती है हम लोगों के ज्योतिष शास्त्र में, अष्टक वर्ग, गोचर से और आपका वेद, शुभ वेद, अशुभ वेद या आपके वो जो दशा महादशा के जो गोचर के द्वारा देखने का नियम है कि कौन सी अच्छी दशा चल रही है, गोचर कौन सा खराब आपकी कुंडली के अनुसार चल रहा है, चंद्रमा के अनुसार कैसे आपका गोचर देखा जाता है। ये सब चीज़ें, सब विद्याएं या सब पाठ आपको कुछ सहायता करते, लेकिन आपको पूर्ण या 80% या 90% प्रिडिक्शन के नज़दीक आपको अपना अभ्यास पहुंचाएगा। आपको ग्रह के कारकत्व
भाव के कारकत्व, राशि का स्वभाव, ग्रह का स्वभाव, नक्षत्रों का मतलब, ये सब चीज़ें जब आपके दिमाग में पूरी तरह सेट होगी, पूरी तरह समझ में आने लग जाएगी, तब जाके आप प्रिडिक्शन के भी नज़दीक पहुंचने लग जाएंगे। हमारा कोशिश यही है कि जितना प्रभु ने दिया है, जितना पढ़ के, समझ के, अभ्यास से, गुरुओं के द्वारा, आज भी विद्वानों के साथ जब भी पता चलता है कि ज्योतिष के जानकार है तो उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि समय का अपना एक मीटर रखता है, क्योंकि हमारा ये कोई बिजनेस नहीं है, न हमने कभी ज्योतिष से संबंधित कोई अर्निंग की है, न कभी सोची। तो ये जो भी हमारे परिवार का या हमारा खर्चा चलता है, हमारी छोटी मोटी नौकरी है, उसी के द्वारा चलता है। तो समय का अभाव तो ओबियसली आपको भी पता है कि रहेगा ही। नौकरी करने के वाले के पास इतना समय नहीं रहता है। चैनल चलाने का मकसद केवल इतना सा था कि लॉकडाउन में थोड़ा समय मिला, और जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा पसंद करते हैं उसको जब सोशल मीडिया में सुना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगा। हालांकि किसी की बुराई या क्रिटिसाइज करने का हमारा दिमाग कभी नहीं रहता है। हम केवल इतना जानते हैं कि हम कितना सही है, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हम उससे मतलब नहीं रखते। हम अपने आप से मतलब रखते हैं कि हमको क्या करना है, हमको गलत नहीं होना है। चाहे चैनल के द्वारा हो, चाहे अपने शब्दों के द्वारा हो, चाहे कर्म के द्वारा हो। किसी जन्म में या कब कोई कर्म कुकर्म किए होंगे तब तो इस जन्म में सजा भोग रहे, और अब और आगे जब भगवान ने सद्बुद्धि दी है, मतलब जब जागे तब सवेरा, जब आपको पता चलने लग जाए कि ये काम गलत है, वहाँ पे रुक जाइए। और ज्योतिष एक बहुत लंबी और बहुत अच्छी यात्रा है। जैसे ही आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्ट रखना चालू करते हैं, उसी समय से आपको पता चलने लग जाता है कि ये काम गलत है, ये हमको नहीं करना है। क्योंकि आपको ग्रह के स्वभाव को समझने लग जाते हैं, आप राशि के स्वभाव को समझने लग जाते हैं, आप उनके कारकत्वों को समझने लग जाते हैं। ग्रह कोई अलग से कुछ नहीं देते हैं आपको, हम लोगों को वही मिल रहा है जो नेचुरलिटी के सॉफ्टवेयर में हम लोग जो कीबोर्ड के द्वारा जो फंक्शन कर रहे हैं, उसी का नतीजा हम लोगों को, वो भाग्य फल समझ लो, आप कर्म फल समझ लो, उसके द्वारा वो हम लोगों को मिल रहा है। शनि देव को बदनाम कर दो, राहु देव को बदनाम कर दो, भाई शनि देव राहु देव जो भी ग्रह है वो हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे, हम लोगों ने वैसा डाला है कि जैसा बीज हम लोग पृथ्वी पे डालते हैं उसी के अनुरूप वो पेड़ पैदा होता है, वो वृक्ष लगता है। तो किसी ग्रह का इसमें कोई योगदान नहीं है। और अगर है, जैसा कि बताया जाता है, अगर है तो उसको समझने के लिए ज्योतिष है। समझ तो सकते हैं आप, लेकिन उसको बदल नहीं सकते आप केवल प्रे कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से, महादेव से, माता से, भगवान विष्णु से, आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है कि यह कर लो, हवन कर लो, पूजा कर लो, मंत्र जाप कर लो, हाँ बहुत अच्छा है, करना चाहिए। लेकिन ग्रह संबंधी पीड़ा के निवारणार्थ अगर आप स्वार्थवश कोई काम कर रहे हैं तो वो ठीक होना पॉसिबल नहीं है। ये हमारा अपना व्यू है, आप उसको कैसे समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। चंद्रमा की जहाँ तक बात है, चंद्रमा प्रायकर खराब फल कम देते हैं अगर योग कारक हो, अगर बली हो। लेकिन जरूरत से ज़्यादा कोई भी ग्रह अगर बली है तो वो अच्छे फल भी थोड़े गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने अच्छा लगा खाना, कोई स्पेशल खाना बना, अच्छा लगा और ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया तो हम लोगों के शरीर को डिस्टर्ब करता है। वैसा ही कुछ ग्रहों का भी मतलब होता है। इसीलिए 9 के 9 ग्रह का अध्ययन किया जाता है कुंडली में, और फिर नक्षत्रों का, वरक कुंडलियों का, ये सब सम्मिलित अध्ययन करने का मतलब यही है कि एक ग्रह अगर बहुत ज़्यादा बलवान है तो कोई दूसरा ग्रह उसको मैनेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, और अगर कर रहा है तो वो प्रभाव को थोड़ा स्थिर कर देता है, थोड़ा बैलेंस कर देता है। उस प्रभाव को, प्रभाव मिलेगा आपको, जो भी अच्छा है बुरा है वो मिलेगा, लेकिन एक बैलेंस वे में मिलेगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है तो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता।